हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीरीज एलआर, सीरीज सीआर और सीरीज एलसीआर सर्किट स्टडी किया था। एलसीआर सर्किट के अंदर तीन कंडीशंस आपने पढ़ी थी, याद है? कौन कौन सी तीन कंडीशंस? एक, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कैपेसिटिव से ज्यादा होती है, एक्सएल डोमिनेट करता है, तो दैट वाज इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। दूसरा, जब एक्सी बड़ा होता है, कैपेसिटिव एलसीआर। और तीसरा, जब एक्सएल और एक्सी बराबर है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर है तो उसको हम बोलते थे रेजिस्टिव एलसीआर। ये जो थर्ड कंडीशन है रेजिस्टिव एलसीआर वाली, इसमें एक्सएल एक्सी बराबर थे और नेट रिएक्टेंस जो कि एक्सएल माइनस एक्सी होती है वो जीरो थी। नेट रिएक्टेंस वाज जीरो, एक्सएल माइनस एक्सी वाज जीरो। तो आपके पास इस कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम थी आर के बराबर, इंपीडेंस मिनिमम थी आर के बराबर, और करंट मैक्सिमम था, करंट वाज मैक्सिमम। तो एक ऐसी कंडीशन जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है, उस टाइम पे इंपीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जो थर्ड कंडीशन थी वही रेजोनेंस थी, और इसी के हम आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट अस फोकस ऑन टू आवर नोट्स। इधर देखिए, अगर किसी भी एलसीआर सर्किट में एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए? एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, तो नेट रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी, अगर एक्सएल बड़ा है, एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल, दैट बिकम्स जीरो। इंपीडेंस बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस, करंट ऑब्वियसली दैट इज वोल्टेज अपॉन अपोजिशन। तो क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। क्लियर? अपोजिशन मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ LCR सर्किट becomes equal to capacitive reactance, then it offers minimum impedance to flow of current and maximum current flows through the circuit. This condition is called रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? हम रेजोनेंस बोलते हैं। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? तो अब रेजोनेंस के लिए हमने चार बातें समझी। पहली बात, एक्सएल एक्सी बराबर है। दूसरा, नेट रिएक्टेंस जीरो है। तीसरा, इंपीडेंस मिनिमम है। और चौथा, करंट मैक्सिमम है। इसके अलावा पांचवी बात, इधर देखिए ध्यान से, डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई। पांचवी बात, भाई जब ये सारी बातें होल्ड कर रही इन फेज विद ईएमएफ, फेज एंगल 0 डिग्री होगा और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। और सातवीं बात, एवरेज पावर जो कि ERMS IRMS cos फाई है, तो cos फाई तो हो गया 1, तो ये हो गया ERMS IRMS एंड दैट इज मैक्सिमम, यानी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन होगा। ये 7 बातें आपको याद रखनी है रेजोनेंस के लिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहां से पता चल रहा है नेट रिएक्टेंस is 0, minimum impedance, maximum current, no phase difference between current and voltage, unity power factor is unity, and maximum power dissipation. These are the 7 conditions. अब इन conditions में ध्यान देना, अगर साथ में से कोई भी एक कंडीशन आपको बता रखी, जैसे कहता है कि करंट इज इन फेज विद ईएमएफ फॉर एलसीआर सर्किट, व्हाट इज इट्स इंपीडेंस? सिंपली आर के बराबर। कोई भी एक कंडीशन बता रखी तो बाकी 6 उसके आंसर बन सकते हैं। तो आप मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अलट पलट कर सकते हैं। जैसे एलसीआर सर्किट ऑफर्स मिनिमम इंपीडेंस, व्हाट इज इट्स पावर फैक्टर? कुछ नहीं चाहिए, आर, इंपीडेंस मिनिमम है आर के बराबर, पावर फैक्टर क्या होगा? 1। क्लियर है? यहां तक इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए,
अब जब XL XC के बराबर होगा तो XL इज ओमेगा एल एंड दैट इज 1 बाई ओमेगा सी। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन ऑब्टेन होगी सात में से कोई भी, तो आपके पास उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे रेजोनेंस ऑब्टेन हो जाए, डेफिनेशन यहां से बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एल इज 1 बाई ओमेगा सी, यानी ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई एल सी। तो ओमेगा बिकम्स 1 बाई रूट एल सी। दिस इज एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेडियन पर सेकेंड ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी। दिस इज एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और हमें मालूम है ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एफ विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये बात आपको ध्यान देनी है। नजर आ रहा है आपको? क्लियर? ध्यान से देखिए इस चीज को। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस हो जाए, मतलब जिस पे इंपीडेंस मिनिमम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब अगर मेरे पास ग्राफ बनाने को आ जाए ओमेगा के साथ, ओमेगा या फिर एफ कुछ भी ले लीजिए आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाली, इसके साथ करंट का ग्राफ बनाने को आ जाए, तो मैंने क्या देखा कि करंट मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आपका जो ग्राफ है वो यूं आएगा, बेल शेप्ड कर्व। क्या शेप है? दिस इज बेल शेप्ड कर्व। क्लियर? बेल शेप्ड कर्व मतलब रेजोनेंस पे ये पीक है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ज्यादा होगी या कम होगी तो उस कंडीशन में करंट डाउन होगा। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी करंट डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो भी करंट डाउन हो रहा है। ये मैक्सिमम कब है? आई नॉट। दिस इज मैक्सिमम ओनली एट रेजोनेंस। कहां पर मैक्सिमम है? रेजोनेंस पे। और इसके अलावा अगर करंट के अलावा करंट के स्क्वायर का ग्राफ हो या पावर फैक्टर का ग्राफ हो, आई स्क्वायर का ग्राफ हो, आई स्क्वायर का ग्राफ हो, या फिर कॉस फाई का ग्राफ हो, या फिर एवरेज पावर का ग्राफ हो, सारे ग्राफ ऐसे ही आते हैं। करंट का, करंट के स्क्वायर का, पावर फैक्टर का और एवरेज पावर का, सबके ग्राफ का शेप सेम है एक्सेप्ट इंपीडेंस, एक्सेप्ट फॉर इंपीडेंस। क्लियर है? यहां तक अपने नोट्स पे फोकस करिए और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। आई थिंक इट्स क्लीन। नोट कर लीजिए इसको, और अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लीन टिल दैट पॉइंट। अब देखिए, अगर सपोज करो, दोबारा बोलता हूं मैं आपको, अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट, करंट का स्क्वायर, पावर फैक्टर और एवरेज पावर, ये सारे मैक्सिमम होते हैं और इनका ग्राफ है बेल शेप्ड कर्व। क्लियर? फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन इंपीडेंस का ग्राफ अलग होता है। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम है रेजोनेंस पे, इंपीडेंस मिनिमम है रेजोनेंस पे। इंपीडेंस में ये बेल शेप्ड कर्व उल्टा हो जाता है। और ध्यान देना, ये जीरो को नहीं टच करेगा। देखिए, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगी तो ये जो गैप that is going to give you resistance, this point is going to give you resistance of the circuit. क्यों? क्योंकि at omega is equal to omega naught, z is equal to r and that is minimum. तो यहाँ पर बेल शेप्ड कर्व था, यहाँ पर उल्टा बेल शेप्ड कर्व है। सिंपल। क्लियर? बातें आप याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, एवरेज पावर, करंट या करंट के स्क्वायर का ग्राफ, करंट के स्क्वायर का ग्राफ या फिर एवरेज पावर में स्पेशली बोलूंगा, बाकी सब का भी सेम है, जेड को छोड़ करके, जेड को छोड़ करके, जेड उल्टा है। इतना तो समझ में आ गया होगा शायद सबको। अब देखिए, तो रेजोनेंस पे मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ हमें मालूम है रेजोनेंस पे मैक्सिमम है इनकी वैल्यू, ये सिमेट्रिक है दोनों साइड। अब पेन का कलर चेंज करते हैं। अगर एक सर्किट का ग्राफ ये है और एक सर्किट का ग्राफ ज्यादा शार्प है, तो जितना ज्यादा शार्प होगा वो ट्यूनिंग के लिए उतना ही बढ़िया है, सर्किट्स की ट्यूनिंग के लिए उतना ही बढ़िया है। तो ये कितना शार्प होगा? रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हेल्प्स इन
ट्यूनिंग ऑफ सर्किट्स। क्लियर? सर्किट्स की ट्यूनिंग में हमारी हेल्प करता है। और ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, क्या चीज मैंने बोली? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। कितना शार्प ग्राफ है, जितना ज्यादा शार्प होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हम कुछ टर्म्स जानना चाहते हैं कि ये क्वालिटी फैक्टर क्या है टेक्निकली, शार्पनेस क्या है, और शार्पनेस से ट्यूनिंग बहुत बढ़िया होती है, ट्यूनिंग क्या है। तो मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा ट्यूनिंग। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ट्यूनिंग समझने के लिए हम लोग रेडियो स्टेशंस का यूज करते हैं समझने के लिए। आप लोगों ने एफएम पढ़ा है, एफएम पढ़ा नहीं, एफएम देखा होगा, सुना होगा एफएम, है ना? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फुल फॉर्म होता है। एफएम रेडियो की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बताओ, अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना है या कोई न्यूज सुननी है तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल सेट करना होता है, जैसे 93.5 मेगाहर्ट्ज, 92.7, 91.1, अलग अलग एफएम के चैनल्स हैं। इसका मतलब क्या है? एक बढ़िया रेडियो स्टेशन कौन सा है? जैसे मैं 93.5 की बात करता हूं, एक बढ़िया रेडियो रेडियो हमारा रिसीवर वो होगा जो एग्जैक्टली 93 पॉइंट पे बहुत शार्प, बहुत क्लीन वॉइस दे, वहीं पे ट्यून हो। 93 पॉइंट से माइनस या प्लस जाने पे उसकी शार्पनेस ना हो। आप अपने दिमाग से सोच के देखो, बढ़िया रेडियो कौन सा होगा जो 93.5 अगर मैं सुन रहा हूं तो एग्जैक्टली 93 पॉइंट पे आउटपुट दे, या 93 से लेके 94 तक दे, सारे में खर 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 करता रहे। ऐसा तो नहीं चाहिए ना। ऐसा चाहिए जो एग्जैक्टली 93 पॉइंट पे फर्स्ट क्लास आउटपुट दे, एग्जैक्टली यानी शार्पनेस होनी चाहिए रेजोनेंस की उस पॉइंट पे। ट्यूनिंग हमेशा रेजोनेंस पे होती है। क्लियर? जरा सा मैं नोट्स पे फिर फोकस करता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास एफएम बैंड है और ये पर्टिकुलरली 93.5 मेगाहर्ट्ज पे मैं आउटपुट ले रहा हूं। तो बढ़िया स्टेशन वो होगा जो एग्जैक्टली 93 पॉइंट पे 93.5 पे आपको आउटपुट दे, ना कि इससे पहले से देता रहे और इसके बाद तक देता रहे। तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। यहां पर नॉइज लेवल ज्यादा है। आई वांट एग्जैक्ट 93.5। तो शार्पनेस होनी चाहिए रेजोनेंस की। अब कुछ और बातें बताता हूं, टॉपिक में बाद में आऊंगा। जैसे मान लो मेरे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है 1/√LC। तो अब यहां पर अगर मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर करूं तो दैट इज 1/LC। तो कैपेसिटर कितना हो गया? 1/ω0² L, दैट इज ये वैल्यू। मतलब ये जो कैपेसिटर है दैट कैन बी इजिली मेड वेरिएबल। अगर इस कैपेसिटर को मैं वेरिएबल बनाऊं तो आई कैन एडजस्ट दिस वैल्यू ऑल्सो। मान लो मैं कहता हूं मुझे F1 से लेकर के F2 तक, फ्रॉम F1 टू F2 ट्यूनिंग सर्किट बनाना है, ट्यूनिंग करनी किसी भी अलग अलग इस फ्रीक्वेंसी पे। तो टू ऑब्टेन ए रेंज ऑफ ट्यूनिंग फ्रॉम F1 टू F2 आई रिक्वायर ए वेरिएबल कैपेसिटर। क्या चाहिए मुझे? एक वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए। और उस कैपेसिटर की रेंज, कैपेसिटर की रेंज C1 से C2 के बीच में होनी चाहिए। अब C1 क्या होगा? C1 होगा 1/4π² F1² L टू C2 होगा 1/4π² F2²L। मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की रेंज F1 से F2 चाहिए तो कैपेसिटर की रेंज C1 से C2 चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल कैपेसिटर सर्किट के अंदर प्रेजेंट होगा, दिस इज ए कैपेसिटर, और ये वेरिएबल के लिए मार्क किया है मैंने, वेरिएबल कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C1 से C2 तक वेरी करती है, तो आप इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज अटेन कर सकते हैं। और जहां पर आपको ट्यून करना है वहां पर रेजोनेंस की शार्पनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? तो ये है हमारी ट्यूनिंग ऑफ ए एलसीआर सर्किट। याद रखेंगे इस बात को, जरा फोकस करिए इस पे। आई थिंक इट्स क्लीन। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी फैक्टर। तो मेरे हिसाब से आपको ट्यूनिंग ऑफ सर्किट समझ में आया कि रेडियो सर्किट्स की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। जितना ज्यादा शार्पनेस होगा उतना ही बढ़िया ट्यूनिंग होगी। और शार्पनेस इज डिफाइंड बाय द टर्म क्वालिटी फैक्टर। क्यू से डिनोट करेंगे हम। तो क्वालिटी फैक्टर में हम सबसे पहले बताएंगे इट गिव्स sharpness of resonance। it gives sharpness of resonance। अब देखिए, अगर जैसे मेरे पास
फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट पे करंट का स्क्वायर या एवरेज पावर मैक्सिमम होता है। तो ग्राफ आपने अभी बनाया। अब मान लीजिए ये पीक करंट है आई नॉट, क्लियर। तो आपका जो करंट है वो आरएमएस कब होगा, आरएमएस यानी आई नॉट बाई रूट टू कब होगा। तो ध्यान से देखिए आई नॉट बाई रूट टू, ये वैल्यू करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू होने पे दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा वन और एक ओमेगा टू। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट, क्लियर। अभी क्वालिटी फैक्टर में डिस्कस करता हूं, पहले जो बेसिक बातें हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए वो समझिए। हमने देखा ग्राफ में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है आई नॉट, तो आरएमएस कब है, आई नॉट कब है, देखिए आई नॉट है रेजोनेंस पे और आरएमएस दो जगह पे, एक ओमेगा टू पे और एक ओमेगा वन पे। अगर मैं चाहूं तो कैलकुलेट कर सकता हूं कि ओमेगा वन इज ओमेगा नॉट प्लस आर बाई टू एल। अभी मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। यहां पर ओमेगा टू इज बेसिकली ओमेगा नॉट माइनस आर बाई टू एल। तो ये जो ओमेगा वन और ओमेगा टू का अंतर है दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हुई कितनी, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज व्हाट, चेक करिए, ओमेगा नॉट प्लस आर बाई टू एल माइनस ओमेगा नॉट माइनस आर बाई टू एल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस बिकम्स आर बाई एल। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट, याद रखिएगा, क्लियर। तो व्हाट इज बैंडविड्थ, जब करंट आरएमएस वैल्यू होता है तो दो फ्रीक्वेंसीज जिन पे करंट आरएमएस है उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। या फिर मैं बोल सकता हूं आरएमएस करंट वाली फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। तो अगर मैं करंट के टर्म्स में ले रहा हूं तो ये आई नॉट है और ये आपका आई आरएमएस है, और अगर मैं पावर के टर्म्स में लूंगा तो यहां पर पावर मैक्सिमम है और यहां पर पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम है। जब करंट आरएमएस के बराबर होगा तो पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। दिस इज द बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मतलब हमारे पास अगर ये ग्राफ है तो ये पावर मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम, और आपके पास हाफ पावर कब है, पावर मैक्सिमम का आधा, वो दो फ्रीक्वेंसीज पे है, ओमेगा वन और ओमेगा टू पे, क्लियर। इन दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो गैप है दिस इज आर बाई एल एंड दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, या तो रेजोनेंस, रेजोनेंस में हमें मालूम है करंट भी मैक्सिमम है और पावर भी मैक्सिमम है, तो हम आरएमएस करंट वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज एंड दैट इज सेम एज हाफ पावर वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट। तो अभी क्वालिटी फैक्टर क्या है, पहले तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज टू द बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है इनकी रेशियो, क्लियर। तो याद रखिएगा क्वालिटी फैक्टर्स गिव्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इट इज न्यूमेरिकली equal to the ratio of resonant frequency to the difference of half power frequencies, क्लियर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस की रेशियो, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर बाई एल। तो ये कितना हो गया, ओमेगा नॉट एल बाई आर। ध्यान से देखिए कितना हो गया, ओमेगा नॉट एल बाई आर, यानी आई कैन ऑल्सो से दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस टू द रेजिस्टेंस, इसकी रेशियो जो होती है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, क्लियर है बेटा। अब एक बात हमें ये भी मालूम है कि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं एट रेजोनेंस, ध्यान से सुनना, एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्सएल बाई आर या फिर
XC by R but at resonance, ध्यान देना, at resonance XL XC दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। तो अब मैं यहां से समरी बना सकता हूं। हम एक शीट और अटैच करते हैं, फिर देखते हैं। तो क्या समरी बनती है कि क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड दैट इज ओमेगा एल बाई आर। क्लियर, ओमेगा एल बाई आर एंड दैट इज सेम एज एक्स एल बाई आर या फिर एक्स सी बाई आर एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं। क्लियर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जरा देखिए, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा एल बाई आर और रेजोनेंस में ओमेगा की वैल्यू होती है 1 बाई रूट एल सी और बाहर है एल बाई आर, तो सॉल्व करके बनता है 1 बाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है। अब हमने समझा कि एवरेज पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस। तो एवरेज पावर मैक्सिमम है और हाफ पावर कहां पर है, दोनों फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इनका जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा नॉट और डेल्टा ओमेगा की रेशो ये क्वालिटी फैक्टर दे रही है। बहुत बार बता दिया मैंने, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक और ग्राफ बनाता हूं और इसका शार्पनेस ज्यादा है, इसका शार्पनेस ज्यादा है, तो ये जो रेड कलर में मैंने बनाया इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है और जो ब्लू कलर वाला है इसका क्वालिटी फैक्टर कम है। इसको Q2 मान लेता हूं, Q1 ज्यादा है और Q2 कम है। तो मतलब इस ग्राफ के अंदर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब 1 वाले की शार्पनेस ज्यादा है और इसकी ट्यूनिंग जो होगी, इस सर्किट की जो ट्यूनिंग है दैट इज मोर इफेक्टिव। ट्यूनिंग ऑफ दिस सर्किट इज मोर इफेक्टिव। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। फोकस करिए अपने नोट्स पे और कॉपी करिए इन पॉइंट्स को। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क।